तो NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 1-2 करा था लास्ट लेक्चर में हमने। अब आगे बढ़ें और अंतिम है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या क्वेश्चन नंबर 10.7। इसमें भी एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer। कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि SN2 में रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। अब SN1 SN2 जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में बताया जा चुका है, वीडियो में भी बताया जा चुका है, क्लास में भी बताया जा चुका है, तो वहाँ से आप उसको देखोगे। अभी हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि SN1 जो है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पे फेवर करता है और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर था 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। SN2 जो है वो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था और E जो है स्टेरिक हिंडरेंस पे, और स्टेरिक हिंडरेंस जो है सो बल्कीनेस पे, और इसमें ऑर्डर उल्टा था 1 डिग्री ज़्यादा देन 2 डिग्री और सबसे कम था 3 डिग्री। ठीक, तो ये इतना बात याद रखो, उसके बाद हो जाना है सब। नंबर 1 में जो 2 पेयर्स दिए हुए हैं CH3 CH2 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 Br, और इसके साथ दिया हुआ है CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक, इन दोनों में ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? SN2 का, अभी केवल यहाँ SN2 का पूछा है बस कि SN2 के लिए इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो देख लो, डिग्री देख लो ना भाई, लिखा हुआ है E 1 डिग्री है, E 2 डिग्री है, ख़त्म कहानी। तो 1 डिग्री का ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा। आंसर को एक्सप्लेन करने बोल रहा है तो एक्सप्लेन कर देना कि इस 1 डिग्री कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, 1 ब्रोमीन है और 1 अल्काइल ग्रुप है। ठीक, तो जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बैक साइड से तो उससे 1 हिंड्रेंस मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास 1 बल्की ग्रुप है, बाकी 2 तो स्मॉलेस्ट ग्रुप हैं। जबकि यहाँ देखोगे तो इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, 1 ब्रोमीन है और 2 बल्की ग्रुप है, एक तरफ CH3 है और दूसरा तरफ CH2 CH3 है। तो यहाँ जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो इसको 2 बल्की ग्रुप से सामना करना होगा। तो लिखोगे कि इन दिस कंपाउंड द हैलोजन इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एंड दिस 1 डिग्री कार्बन इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड देन कंपैरिजन टू दिस सेकेंडरी कार्बन, सो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी मोर फेवरेबल इन कंपैरिजन टू दिस इज वाई दिस इज मोर रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन देन। तो आप तो लिख ही सकते हो। SN1 SN2 को जितना हो सके ना 1 बार 2 बार करके देखो, काफ़ी डिटेल में बताया गया है इसे। चलो एक और दिया हुआ है 2 नंबर, ये भी तो और आसान है। CH3 CH2 CH Br CH3 और CH3 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 Br, इन दोनों में कौन होगा? तो फिर से डिग्री अलग है भाई, तब तो सोचना ही नहीं है। डिग्री अलग है तो फिर सोचने वाला बात ही नहीं है। दिस इज़ 2 डिग्री, दिस वन इज़ 3 डिग्री, लिखा हुआ है 2 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न वही दोगे कि यहाँ या जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इसके अगल बगल 2 बल्की ग्रुप है और 1 स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन, जबकि यहाँ इस कार्बन के अगल बगल 3 के तीनों बल्की ग्रुप हैं। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक में बड़ा दिक्कत होने वाला है, तो नहीं करेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। समझना तो हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 में था, क्योंकि इसमें डिग्री के आधार पर आप आंसर कर ही नहीं पाओगे। CH3 CH2 CH2 Br एक ऐसा दिया है और दूसरा है CH3 CH2 CH3 CH2 Br, कि इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN2 रिएक्शन में। अब यहाँ डिग्री काम नहीं करेगा क्योंकि डिग्री दोनों का क्या है, सेम है।
तो डिग्री यहाँ बिल्कुल भी नहीं काम करने वाला है। ये 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। तो डिग्री के आधार पे तो बताने से रहे तुम। अब ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो कि यह जो कार्बन है ये CH2Br और इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला, तो देख के बताओ कि इसमें से जो ग्रुप है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो इस कार्बन को डायरेक्ट देखो, ये भी 1 डिग्री है, तो यहाँ ये जो अल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री है। यहाँ डिसाइड करो CH2 इसमें है Br और यहाँ यह जो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन के देखो ये 2 डिग्री है ऐसे, तो यहाँ जो अल्काइल है वो 2 डिग्री है। अब बता दो, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ जाओगे। ये 1 डिग्री ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा कि 2 डिग्री? ऑब्वियसली 2 डिग्री ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, 1 डिग्री कम करेगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके तुलना में, मतलब दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस। क्लियर हो गया? ये SN2 का था। डिग्री अलग अलग रहे तब तुरंत से जवाब दे देना, डिग्री सेम रहे तो उस केस में ऐसे देखोगे, जैसे अभी इसको बताए कि बगल वाले कार्बन को देखो कि बगल वाले कार्बन में किस में हिंड्रेंस कम है, वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10.8 इन टेक्स्ट प्रॉब्लम ही चल रहा है। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 पूछा है। तो SN1 में अभी बताए थे ना 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री था, इससे ज़्यादा 3 डिग्री था। तो देख लो, पहला में 2 पेयर दिया हुआ है ऐसे और दूसरा है इस तरह का ऐसा। सेकेंड में 2 पेयर इस तरह का है और एक और ऐसा है। बता दो ज़रा कौन सा पेयर ज़्यादा रिएक्टिव होगा भाई? डिग्री के आधार पे चलोगे तो आंसर तो क्लियर हो ही जाना है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री है, इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ देखोगे तो ये 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, तो फिर 2 डिग्री यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, फिर भी डिग्री अलग है। यहाँ है 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक। अब सोचो, कहोगे कि सर कार्बन का तो अंतर है ना, कार्बन का तो अंतर है, यहाँ 4 ही है, यहाँ 5 है। एक्चुअली डिग्री हम ऐसा क्यों लेकर के चलते हैं? 3 डिग्री को ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री से क्यों कहते हैं? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के लिए, कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अब 2 डिग्री में भी तो यहाँ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इथाइल से मतलब नहीं होता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से चलोगे यदि, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल 3 अल्फा है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब इसी में जो है ना रिएक्टिविटी को लेकर के जो है एक क्वेश्चन इथे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे SN1 SN2 से रिलेटेड। क्योंकि है बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भाई, SN1 और SN2 जो है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना रहे हो ही नहीं सकता है, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो या आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दो। ये बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम्पल 10.6,
एग्जाम्पल 10.6 यही बताना है। 2 पेयर दिया हुआ है SN1 SN2 मतलब SN2 में रिएक्टिविटी पूछा है। SN2 में एक दिया हुआ है ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक, और दूसरा कंपाउंड है ऐसा। इन दोनों में SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, और एक पेयर और है ऐसा 1 क्लोरोबिटोन 1 आयोडो, और यहाँ एक दिया हुआ है ऐसा साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन मान लो, और डायरेक्ट है क्लोरोसाइड दोनों में। तो है तो कंसेप्ट बड़ा आसान, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। और कैसे कंसेप्ट आसान है, डिग्री देख करके चलोगे। क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, इसके बगल में 1 है तो इसको 1 डिग्री कह दोगे, और ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है तो इसको 2 डिग्री कह दोगे, यही ना करोगे। और SN2 में भी बताए थे कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इन दोनों की तुलना में ये अधिक होगा। बेटर एक्सप्लेनेशन यदि इसका समझो तो और अच्छे से कर लो। ये Cl Cl CH2 और यहाँ एक है इसका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक हिंड्रेंस मिलेगा इसको। लेकिन यहाँ सोचो कि यह क्लोरीन है और ये कार्बन है। अब इस कार्बन में ये जो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, एक केवल इसमें हाइड्रोजन है, फिर ये रिंग आगे जाएगा। तो इस कार्बन में हम साफ देख पा रहे हैं कि हिंड्रेंस इसको ज़्यादा मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। एक केवल छोटा ग्रुप है, इसमें 2 छोटा ग्रुप है, हिंड्रेंस केवल एक दे रहा है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा, हिंड्रेंस यहाँ कम है, जबकि यहाँ हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। इन दोनों में डिग्री सेम है, 1 डिग्री 1 डिग्री, तो दोनों में डिग्री सेम है, तो फिर कौन डिसाइड करेगा। तो याद करो SN2 जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो SN2 का जो रेट है वह कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता था, और लिविंग ग्रुप के नेचर पे भी। यहाँ से हटने वाला ग्रुप है I, यहाँ से हटने वाला ग्रुप है Cl। जो जितना आसानी से हटेगा SN2 रिएक्शन उतना ही फास्ट करेगा। आसानी से कौन हटेगा, तो जिसका बॉन्ड कमज़ोर होगा, और बॉन्ड कमज़ोर किसका होगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा। तो इसका साइज बड़ा है आयोडीन से, कमज़ोर बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा, जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, इसमें नहीं, तो इसमें ज़्यादा रिएक्शन। तो कहने का मतलब कि जब डिग्री सेम हो और लिविंग ग्रुप अलग अलग हो, तो लिविंग ग्रुप का नेचर भी कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा SN2 रिएक्शन में उस कंपाउंड के रिएक्टिविटी को। हैलोजन सेम है, अल्काइल अलग अलग है तो हिंड्रेंस पे जाओगे। अल्काइल सेम है और हैलोजन अलग अलग है तो आप लिविंग ग्रुप के नेचर पे जाओगे। इसके बाद देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2, दोनों में पूछा है। ये है एग्जाम्पल 10.7, दोनों में पूछा है। SN1 तो एक हम लोग बताएंगे, दूसरा में उल्टा कर देंगे, और क्या, दोनों में। पहला कंपाउंड है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, कि जो 4 ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स हैं उन चारों का ऑर्डर बताओ SN1 और SN2 में। तो सबसे पहले कौन होगा चारों, तो बता लो। C4H9Br है, ब्रोमोब्यूटेन नहीं ना हुआ, तो 4 इसका कौन कौन बनेगा। एक N ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, इसको 1 मान लो। दूसरा सेकेंडरी बन जाएगा, इसको 2 मान लो। तीसरा टर्शियरी बन जाएगा, इसको 3 मान लो। और एक आइसो बन जाएगा, इसको 4 मान लो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें SN1 में बात करें कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो SN1 का तो बताए 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाला होगा, मतलब 3 का सबसे ज़्यादा, ठीक।
उससे कम 2 डिग्री, दिस वन 2 वाला, सबसे कम 1 डिग्री, और 1 डिग्री ई भी है और ई भी है। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन होगा? तो इन दोनों में ज़्यादा के लिए वही देखो कि 1 डिग्री कार्बन के बगल में कैसा ग्रुप है। तो 1 डिग्री कार्बन के बगल में इधर वाला जो है वो भी 1 डिग्री है, लेकिन इसमें जो ये है ये 2 डिग्री है। अभी 2 डिग्री ग्रुप है तो ये कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो फिर इसका ज़्यादा हो जाएगा 4 नंबर, और सबसे कम होगा 1। तो SN2 में बस यही रिवर्स हो जाएगा, SN2 में यही रिवर्स हो जाएगा। इसमें 1 सबसे ज़्यादा, देन 4, 2 और सबसे कम 3। ठीक, नेक्स्ट इसमें सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है वो और मज़ेदार क्वेश्चन है, उससे भी SN1 और SN2 पे ही अरेंज करना है। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में है C6H5CH2Br, फिर है C6H5CH C6H5Br, फिर है C6H5CH CH3Br और C6H5CH3 C6H5Br। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बढ़िया से लिख लो, फिर क्लियर हो जाएगा। C6H5 को हम फिनाइल लिख दे रहे हैं, बेंजीन पता चल जाएगा। फिर यहाँ CH2 है, यहाँ Br है, इसको A मान लो। यहाँ PH, फिर CH, इसमें ब्रोमीन, फिर PH, इसको B मान लो। इसमें PH, CH, फिर एक CH3, Br, इसको C मान लो। और इसमें PH, C, एक CH3, एक फिर अगेन फिनाइल और Br, इसको मान लो D। ठीक, अब सबसे पहले डिग्री की बात कर लें हम लोग। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, तो जब SN1 की बात करोगे, पिछला बार 1 डिग्री का 2 था, इस बार 2 डिग्री वाले 2 हैं, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा D नंबर, सबसे कम होगा A नंबर। B और C में सोचो, A भी 2 डिग्री है, A भी 2 डिग्री है, तो दोनों में से किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? यहाँ प्लस आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ प्लस आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा? तो दोनों में एक तरफ बेंजीन रिंग है फिनाइल का, दोनों से रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें फिनाइल है, यहाँ CH3 है। हम जानते हैं कि CH3 या तो इंडक्टिव शो कर सकता है या तो हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि फिनाइल करता है रेजोनेंस। अब इन दोनों में कहीं ज़्यादा पावरफुल है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। पाई का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा आसान होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, सिग्मा का डिलोकलाइजेशन की तुलना में। तो उस केस में यह डोमिनेट करेगा, दोनों तरफ फिनाइल है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस इसका ज़्यादा बनेगा। तो B और C, ये रहा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा D, फिर B, फिर C और सबसे कम A इन SN1। तो SN2 में उलट दो, SN2 में उलट दो, A, C, B, D हो गया। ठीक है, तो ये थे SN1 और SN2 वाले क्वेश्चन। आई थिंक एक्सरसाइज में भी एक आध क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे, और नहीं तो इतना काफ़ी है, इतना में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। अब चलो एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग कर लें जो इन टेक्स्ट का बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10.9। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10.9। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं इनकम्प्लीट, उसे कंप्लीट करके प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, पूरा रिएक्शन क्या दिया हुआ है,
बी आर प्लस एम जी, यहाँ ड्राई ईथर AH2O B, फिर एक लिखा हुआ है आर बी आर प्लस एम जी, ड्राई ईथर CD2O CH3 CH CH3, यहाँ D, और एक लास्ट में कुछ ऐसा दिया हुआ है CH3 CH3 CH3, हर तरफ CH3 है, एरो इसमें उल्टा दिया हुआ है, Na ईथर R-X, फिर यहाँ है Mg, इधर है D, और यहाँ है H2O और इधर है E। हमें बताना है कि इस रिएक्शन में A B C D E R और R-, ये क्या है, और इसी के साथ इंटेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें जो रिएक्शंस हम चैप्टर में पढ़े हैं ना हेलो अल्केन्स के लिए, वे इन्वॉल्व होने वाले हैं, और मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल बड़ा हो रहा है। मैग्नीशियम जहाँ दिख रहा है तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही लेके चलना है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी हेलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर मीडियम में होगा, सिंपली मैग्नीशियम जुड़ करके बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ए के जगह प्रोडक्ट बनेगा ऐसा MgBr, ठीक। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बता चुके हैं कि यह जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है माइनस प्लस, माइनस होने के वजह से यह बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है। तो वाटर से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या चीज़ का काम करेगा, तो हम जानते हैं कि वाटर दो चीज़ का काम कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और दूसरा न्यूट्रल है तो ये एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है ऐसा। तो न्यूक्लियोफाइल से तो होगा नहीं, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, जब भी करेगा तो बेस का ही करेगा, और ये बेस का काम करेगा तो एसिड का करेगा। कैसे करेगा एसिड का काम, तो H2O ऐसा ना होता है माइनस और इस पर प्लस, तो ये R माइनस इस H प्लस को लेगा यहाँ से बाहर, तो ये बन जाएगा RH और ये बन जाता था MgOH(X), ठीक। मतलब यहाँ से जब H2O से रिएक्शन होगा तो ये MgBr पूरा हट जाएगा और प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, बाकी साइड में बाहर। तो ए का आंसर ये लिखोगे आप और बी का आंसर दिस वन साइक्लोहेक्सेन। ए में बन गया साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये साइक्लोहेक्सेन। अब आगे फिर से वही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ क्या बनेगा वो तो हमें पता है RMgBr, लेकिन फिर यहाँ देखो आगे R हटा करके ले आया कोई दूसरा चीज़, माने R के जगह भी कुछ ना कुछ हमें लिखना है। क्या हो सकता है, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन प्रोपाइल ही होगा। प्रोपाइल में फिर समस्या आता है कि वह N प्रोपाइल लेना है कि आइसो लेना है। सोचो ऐसा तुम लोगे या ऐसा लोगे, प्रोडक्ट देख करके समझ में आ जाएगा। देखो D यहाँ जुड़ रहा है बीच वाले कार्बन पे, तो ऑब्वियसली ऐसा लेना होगा, तो ये नहीं होगा, मैंने R के जगह आइसोप्रोपाइल है दिस वन। अभी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा CH3 CHBr CH3, यहाँ MgBr हो जाएगा, तो ये हो गया C। D2O क्या है, तो जैसे H2O वैसे D2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वाटर, हेवी वाटर, मतलब ये जो D है वह हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। और हम पीछे आइसोटोप का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। आइसोटोप का प्रॉपर्टी कहता है कि आइसोटोप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज भले ही अलग होंगे लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। रिएक्शन सेम होगा, जैसा रिएक्शन H2O का होगा वैसा ही रिएक्शन D2O का होगा। तो जैसे H2O का भी समझा है ना कि H प्लस जाकर के जुड़ता है अल्काइल पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वैसे ही D2O का D जाकर के जुड़ेगा यहाँ, तो ये बन गया और यहाँ से बाहर हो जाएगा MgODBr। अच्छा ड्यूटेरियम है D यहाँ, केमिकल रिएक्शन सेम होता है आइसोटोप का, उससे एकदम लोड नहीं लेना है। अब पहचानो तुम यहाँ से R-X
को। सोडियम और ईथर के साथ कौन रिएक्शन पढ़े हो बताओ? वुड्स रिएक्शन पढ़े हैं हम लोग। कौन सा पढ़े हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था? उसमें अल्काइल हैलाइड्स के 2 मोल होते थे जो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके सिमेट्रिकल अल्केन बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ जो दिया हुआ है कंपाउंड, इसको 2 बराबर भाग में बांटो। यहाँ से बटेगा 1 कार्बन और 3 CH3 टर्सरी बीटाइल ग्रुप इधर, 1 कार्बन और 3 CH3 इधर। तो मतलब यही करना है तुम्हें कि यही वाला चीज़ लेना है R- के जगह, ऐसा CH3C CH3 CH3 और यहाँ X, तो X की जगह X ही रहने दो, क्या दिक्कत है? X छापने थोड़ा बोल रहा है। अब इसी का रिएक्शन तुम सोडियम मेटल से करवाओगे तो बन जाएगा, 2 मोल लेते हैं ना, 2Na और फिर से यही वाला ऐसा, तो ये हो जाएगा पूरा और ये हट जाएगा तो देखो यही चीज़ बनेगा। तो R- की जगह ये हो गया। अब मैग्नीशियम से रिएक्शन तुम इसका करवाओगे तो क्या बनेगा? CH3C CH3 हो जाएगा MgX और फिर H2O लगा दोगे तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, CH3CH CH3 आइसोब्यूटेन बन जाएगा बस। ठीक है, तो ये था वुड्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट था। मुख्य रूप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बहुत जोर दिया गया था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ के साथ इंटेक्स्ट प्रॉब्लम हो गए पूरा का पूरा। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे आप। बहुत सारे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जो हम नहीं बताए, क्योंकि वो आप बुक से ही कर लोगे तो हो जाएगा। बुक में सॉल्व किया हुआ है। आप बुक में सॉल्व करने के बावजूद भी जो नहीं समझ में आता वो तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम बाकी बुक में है तो वहाँ से आ जाएगा समझ में। तो नेक्स्ट लेक्चर से जब हम लोग आएंगे तो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत सारे कन्वर्सन है। मेन चीज़ तो अभी हम लोग बनाए ही नहीं है इसमें कन्वर्सन। तो जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आगे का लेक्चर से तो आएंगे वहाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।